Good evening, class. In the previous class of your chemistry, in solution chapter, we have learned about the Henry's law and its application, and we were learning about the vapor pressure of liquid solutions. Okay, in which I have explained you that we usually take volatile liquids which easily evaporate, and we take a two volatile liquids. It means it is a liquid solution. So automatically one will be solvent and one will be solute, which evaporate and attains a equilibrium. It means keep liquid phase and vapor phase have a equilibrium. How much amount of liquid is converting into vapor, that much amount of vapor is converting into liquid. Okay, so so let us learn about this topic, because it is very important topic. Just remind it. So just suppose कि you have a liquid one which is highly volatile and its vapor pressure is P1 नॉट. ठीक है, आपका ये मानना है कि आपके पास जो लिक्विड है, जो लिक्विड वन है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, एंड जब वो किसी बीकर में रखा होगा तो वो क्या होगा, लिक्विड जो होगा वेपर में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो उस दौरान जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है, ये प्योर स्टेट में है. इट्स इज प्योर स्टेट. लिक्विड का ये प्योर स्टेट है, ये लिक्विड टू का प्योर स्टेट है. तो जब इनके बीच में जो वेपर एंड लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, इस वेपर की वजह से क्या होगा, इस लिक्विड पे प्रेशर पड़ेगा. क्योंकि वेपर क्या करता है, जैसे कि ये आपका ये लिक्विड है एंड ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स है, वेपर मॉलिक्यूल्स है, वे क्या करेंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे. तो वो प्रेशर जो है इसका ये P1 नॉट है. ठीक है, एट इनिशियल स्टेट यानी एट प्योर स्टेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वन इज P1 नॉट. सिमिलरली कि ऐसे आपके पास लिक्विड टू है एंड जिसके वेपर्स क्या है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है. सो इट्स वेपर व्हाट हैपेंस, पुट्स द प्रेशर, या वो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर, जो दैट प्रेशर इज P2 नॉट. ओके, नाउ when you mix two liquid 1 and liquid 2 in a big container which is closed, तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है वो एवोपरेट करना शुरू करेगा. ठीक है, ये वाला जो लिक्विड है ये अभी गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है. जब आप उसको मिक्स करते हो तो ये एवोपरेट करना क्या करेगा, शुरू करेगा. यानी एवोपरेट करते करते ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर अप टू अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर विच द फर्दर एवोपरेशन इज नॉट पॉसिबल. क्यों, क्योंकि जितनी स्पेस यहाँ अवेलेबल है वो किसने ऑक्युपाई कर ली, वेपर ने कर ली. अब उससे ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, सो when more number of molecules of liquid is getting converted into vapor, so the vapor is getting converted into liquid. It means they achieve a equilibrium such that the vapor phase is always is equal to liquid phase. कि जितना भी वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा. सो लास्ट टाइम आई गिवन एग्जांपल लाइक 100 मॉलिक्यूल्स यदि मेरे वाटर लिक्विड फेज में है. ठीक है, जिसमें से 40 जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, एंड 60 अब क्या रिमेनिंग है, लिक्विड में रिमेनिंग है. ठीक है, तो यदि एक मॉलिक्यूल इसका वेपर में भी कन्वर्ट हो गया तो ये 59 हो जाएगा और ये 41. तो ये क्या होता है कि इसका एक मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनका रेशियो 60:30 का मेंटेन रहता है. सो इनका जो ये टोटल प्रेशर है, अब यहाँ पे ए की वजह से भी प्रेशर लग रहा है एंड बी लिक्विड वन एंड लिक्विड टू दोनों की वजह से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है. क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कौन सा लिक्विड कन्वर्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है. या तो दोनों हुए, क्योंकि दोनों होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स है. इट मींस आई डोंट नो परफेक्टली whether the molecule vapor phase of A is greater or vapor phase of B is greater. It means number of molecules in vapor phase of A is ग्रेटर और बी, कि ए के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है कि बी के है, वो मेरे को आइडिया नहीं है. सो द टोटल प्रेशर वी कैलकुलेटेड, इट इज हियर पी टोटल. वी राइट इट लाइक एज अ पी टोटल. कि यहाँ पे जो इस वाले केस में जो जैसे इसमें था, इसमें जो वेपर था वो वेपर प्रेशर था वो P1 नॉट था. इसमें जो वेपर प्रेशर है वो P2 नॉट है. इसमें जो वेपर प्रेशर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P टोटल कहते हैं. So let total vapor pressure is P total and P1 and P2 with the partial vapor pressure due to component 1 and 2. ठीक है, so I am rubbing here. ठीक है, तो यहाँ पे जो P टोटल है मेरा, ठीक है, अब
इसमें लिक्विड 1 भी इन्वॉल्व है एंड लिक्विड 2 भी इन्वॉल्व है. इट मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 बोथ टेक प्लेस हियर. इट मींस P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2. यानी लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर एंड लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर दोनों क्या रहेंगे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे. नाउ व्हेन मोर जस्ट सपोज कि लिक्विड जो यहाँ पे A1 एंड 2 है, तो लिक्विड 1 जो है उसका मोल फ्रैक्शन x1 है. मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 x1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज x2. ठीक है, तो इसकी स्टडी राउल्स ने किया था. राउल्स नाम के एक साइंटिस्ट था, तो उसने लॉ दिया. जब उसने उसको स्टडी किया, ही गिवन द लॉ दैट for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. It means कि यदि एक कंटेनर में आप दो volatile liquids को ले रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर लगता है वो ईच कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है एंड ईच वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो ईच कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा इन द सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन रहेगा. तो जस्ट सपोज कि लिक्विड 1 की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो P1 है एंड लिक्विड 2 की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो P2 है. सो एज पर द राउल्स लॉ, so as per the Raoult's law P1 is directly proportional to x1. कि लिक्विड 1 के का जो वेपर प्रेशर रहेगा, उसका जो कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन रहता है. सो एज पर द मैथमेटिक्स रूल वी हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन बाय इक्वल टू. सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1. You put the constant P1 naught, where P1 naught मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि P1 naught is the vapor pressure of pure component. लिक्विड 1 का जो केवल उसमें लिक्विड 1 है और कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो उसका उस स्टेट में जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, P1 नॉट बोलते हैं. सो यू कैन राइट हियर लाइक कि P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, सिमिलरली P2 is also directly proportional to its mole fraction x2. So P2 is equal to P2 naught x2. ठीक है, तो once again Raoult's law explained that for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure, तो partial ये क्या है, P1 एक partial contribution है कि P टोटल में P1 भी है और P2 भी है, तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा सा योगदान है. P1 का भी है एंड P2 का भी कंट्रीब्यूशन है. सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन जो भी इसका प्रेजेंट है वहां पे. ठीक है, सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2. सो फर्दर deriving it, so for the solution of volatile liquids we have learned that the total pressure P total is equal to P1 plus P2. Also we learned that P1 is equal to P1 naught x1 and P2 is equal to P2 naught x2. Putting the value of P1 and P2 in this equation, we have P total is equal to P1 naught x1 plus P2 naught x2. ठीक है, अब we have studied that x1 plus x2 is always equal to 1. It means मोल फ्रैक्शन का जो सम रहता है वो हमेशा 1 के बराबर रहता है. We know that. और I can write here x1 is equal to 1 minus x2. x1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 minus x2 प्लेस कर सकता हूँ. सो P total is equal to P1 नॉट, यहाँ x1 की जगह 1 minus x2 लिख दिया, प्लस P2 नॉट x2. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 आएगा, और P1 नॉट यहाँ पे दोनों में x2 कॉमन है प्लस x2, P2 नॉट माइनस P1 नॉट रहता है. So P total can be calculated
like this way. So for two volatile liquid solution, total vapor pressure can be calculated using the mole fraction of any one liquid. आपको किसी एक लिक्विड का यदि मोल फ्रैक्शन मालूम रहेगा तो आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. तो जनरली एग्जाम में राउट्स लॉ पूछा जाता है एंड उसका डेरिवेशन भी आप लोग से पूछा जाता है. राउट्स लॉ एंड उसका ये डेरिवेशन जो अभी मैंने आपको बताया है. तो यूजुअली ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि इसका डेरिवेशन आपको कैसे करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. Now we have to learn the graphical representation of Raoult's law. Okay, so we have learned about the Raoult's law that P total is equal to P1 plus P2 and P1 is equal to P1 not x1. ठीक है. तो इस ग्राफ को समझने के लिए आपको क्या करना है कि जस्ट सपोज कि आपके पास एक बीकर में सिर्फ पहले कंपोनेंट 1 है. ठीक है, मतलब केवल एक ही लिक्विड है आपके पास. ठीक है, अब जब आपके पास सिर्फ वही लिक्विड है, इट मींस दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड विल बी 1 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिक्विड विल बी 0. ठीक है, कि उस केस में कोई और लिक्विड है ही नहीं, केवल एक ही लिक्विड है, तो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन केवल उसी लिक्विड का होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 1 इज 1 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इज 0. सो एट दैट टाइम तब जो भी वेपर प्रेशर रहेगा वो सिर्फ लिक्विड 1 का रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिप्रेजेंटेड P1 नॉट. इट मींस आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट एट प्योर स्टेट, तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विड 1 है, ये उसका प्योर स्टेट है. तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, P1 नॉट रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो एट दैट टाइम द टोटल प्रेशर विल बी P1 नॉट. ठीक है, now just suppose that it is anyhow possible for me to remove the liquid component 1 and add that much amount of liquid component 2. just suppose कि जैसे मेरे पास पहले 100 ml क्या था, लिक्विड 1 था. अब मेरे लिए मैंने क्या किया कि 10 ml का लिक्विड 1 मैंने रिमूव करा दिया एंड उसमें 10 ml का मैंने लिक्विड 2 क्या किया, ऐड कर दिया. ठीक है, इट मींस कि अब उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट किसका आ गया, लिक्विड 2 का आ गया. यानी इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा, अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.9 हो गया एंड इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.1. यानी अब इसका भी वेपर प्रेशर में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा. जो भी टोटल वेपर प्रेशर लगेगा लिक्विड का, अब केवल 1 की वजह से नहीं लगेगा, 2 की वजह से भी क्या लगेगा, उसका वेपर प्रेशर लगेगा. नाउ जस्ट सपोज, तो क्या होता है कि जैसे ही इसका मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो इसका देखिए प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डाउनवर्ड की तरफ आने लग गया, क्योंकि अब इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि P1 नॉट इनिशियल नहीं लगेगा, अब कम होता जाएगा. क्यों, क्योंकि अब उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है. एंड X2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो निल पे था. एंड जैसे ही थोड़ा सा भी इसका कंपोनेंट बढ़ा तो देखिए इसका फिर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज होने लग गया, इसका प्रेशर क्या होने लग गया, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया. नाउ सपोज कि एनी हाउ मेरे लिए ये पॉसिबल है कि अब मैं यहाँ से 20 ml लिक्विड 1 रिमूव करूं और 20 ml लिक्विड 2 क्या करूं, ऐड कर दूं. यानी एक को रिमूव करके दूसरे को ऐड करना शुरू करूं. यानी लाइन बाय लाइन से मैं क्या कर रहा हूं, इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करते जा रहा हूं, लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन क्या करते जा रहा हूं, इंक्रीज करता जा रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे रिमूव, यानी X1 को रिमूव किया, यानी लिक्विड 1 को रिमूव किया. एंड एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं पूरे लिक्विड को रिमूव कर दूंगा, लिक्विड 1 को क्या किया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया, एंड अब उस बीकर में सिर्फ मेरा लिक्विड 2 ही रिमेनिंग था. कौन सा लिक्विड था, केवल लिक्विड 2 रिमेनिंग था. यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 1 इज 0 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इज 1. तो अब जो मेरा वेपर प्रेशर रहेगा वो सिर्फ लिक्विड 2 की वजह से रहेगा. लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट ओवर हो जाएगा, एक 0 नील पे. तो यहाँ पे देखिए जो इसका ग्राफ है वो कंप्लीट डिक्रीज होते होते डिक्रीज होता जाएगा, यानी पूरा का पूरा इसका वेपर प्रेशर 0 हो गया. जबकि अब केवल वेपर प्रेशर किसकी वजह से बचा, लिक्विड 2 की वजह से. तो यहाँ देखिए केवल P2 नॉट आएगा. क्यों, P2 नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 एट प्योर स्टेट. अब ये प्योर स्टेट में है तो यहाँ पे क्या हो गया, P2 नॉट हो गया. ठीक है, तो अब जो टोटल प्रेशर मेरा रहेगा वो हम कहाँ से, P1 नॉट. देखिए जब मोल फ्रैक्शन केवल 1 का ले रहा था तो P1 नॉट था, जब मोल फ्रैक्शन केवल सेकंड लिक्विड का ले रहा हूँ तो P2 नॉट है. यानी टोटल जो मेरा वेपर प्रेशर का ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा.
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मैंने ये कंडीशन रखी है कि जो मेरा कंपोनेंट 2 है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू कंपोनेंट 1। ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब है कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस मच। इट मीन्स दैट P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। तभी ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरह स्ट्रिप किया है। अगर मेरा लिक्विड 1 ज़्यादा वॉलेटाइल होता तो ग्राफ हो सकता था ऐसे जा सकता था। ठीक है, तो ये हमारा राउट्स लॉ को है ग्राफिकल वे पे स्टडी करने का मेथड। तो इसमें आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मेरा लिक्विड 1 कम होता जा रहा है, और यदि मेरा लिक्विड 1 कम होता जाएगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। एंड लिक्विड 2 मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। यदि इसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो P टोटल इज रिप्रेजेंटेड P1 प्लस P2। ठीक है, सो हियर I can represent as like P total is less than equal to P1 naught, greater than equal to P1 naught and less than equal to P2 naught. So it is very important graph because अभी हमें आगे इसमें बहुत दो फैक्टर्स और पढ़ने हैं, आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड एंड नॉन आइडियल solutions, so which we will study with the help of this graph. So all of you must learn this graph or try to understand the logic behind this graph. If you have any problem you can ask me in the comment section कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, so मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड इन केस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यदि आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज आप उसमें कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि सर हमें अच्छे से समझ में आ गया। ओके गाइस, टेक केयर।